हेलो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। प्रश्न था, हाल ही में चर्चित शब्द एरेंडेल क्या है? नेबुला, दूर का तारा, ब्लैक होल या फिर एक्सोप्लैनेट? तो इसका सही जवाब था ऑप्शन बी, दूर का तारा। चलिए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। हाल ही में नासा ने घोषणा की कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सबसे दूर के तारे एरेंडेल के बारे में ताजा जानकारी प्रदान की है। आपको बता दें कि एरेंडेल एक महत्वपूर्ण द्वीप प्रकार का तारा है। इसकी खोज 2022 में हबल स्पेस टेलीस्कोप द्वारा की गई थी। यह हमारे सूर्य से 2 गुने से भी अधिक गर्म और लगभग 10 लाख गुना अधिक चमकीला है। ये तारा सनराइज आर्क गैलेक्सी में है और करीब 12.9 अरब साल दूर है, इसलिए विकल्प भी सही है। चलिए अब आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानी NSAP किस मंत्रालय संस्थान की एक योजना है? आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। हाल ही में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की रिपोर्ट में पाया गया कि कई पात्र लाभार्थियों को राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम से बाहर रखा गया, जबकि कई करोड़ रुपए का भुगतान अपात्र व्यक्तियों को किया गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली बेसहारा आबादी और कमजोर समूहों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है, जिसे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में 5 उपयोजनाएं शामिल हैं, जिनमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, अन्नपूर्णा योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना शामिल है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसकी शुरुआत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई है। और दूसरा कथन, ये कार्यक्रम जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्य वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब है ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ने सूचित किया कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम के तहत 6 बायो CNG संयंत्र और 11,143 छोटे बायोगैस संयंत्र चालू किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जैव ऊर्जा कार्यक्रम नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, इसलिए कथन एक सही है। इसका उद्देश्य भारत में जैव ऊर्जा उपयोग को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम जैव ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए केंद्रीय वित्तीय सहायता यानी CFA प्रदान करता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इसमें अपशिष्ट से ऊर्जा कार्यक्रम, बायोमास कार्यक्रम और बायोगैस कार्यक्रम जैसी उपयोजनाएं शामिल हैं। ये कार्यक्रम उद्योगों में गैर खोई आधारित सह उत्पादन को बढ़ावा देता है। इस प्रकार विकल्प ए सही है। चलिए अगला सवाल। प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या PM उषा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसका उद्देश्य उच्च शिक्षा गुणवत्ता में सुधार करना है। दूसरा कथन, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं। और तीसरा कथन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके लिए आधार तैयार करने में एक मार्गदर्शक है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन या फिर कोई भी नहीं। तो आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीन। हाल ही में प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान या PM उषा खबरों में देखा गया। आपको बता दें कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान या RUSA अब प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी PM उषा में विकसित हो गया है। यह अभियान उच्च शिक्षा में पहुंच, समानता और गुणवत्ता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है, इसलिए कथन एक सही है। इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान शामिल हैं, इसलिए कथन 2 भी सही है। ये पहुंच और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी एवं मुक्त दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देता है। ये गुणवत्ता पहल E-लर्निंग और वर्चुअल लर्निंग पर जोर देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसके लिए आधार तैयार करने में एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है, इसलिए कथन 3 सही है। इस प्रकार तीनों कथन सही हैं, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TDF योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? रक्षा मंत्रालय, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय या फिर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो आंसर होगा ऑप्शन ए, रक्षा मंत्रालय। हाल ही में प्रौद्योगिकी विकास निधि यानी TDF योजना ने आवेदकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक लचीला फंडिंग दृष्टिकोण अपनाया है। अब ये 2 प्रकार के फंडिंग तंत्र की पेशकश करता है, जो प्रतिपूर्ति और अग्रिम है। प्रतिपूर्ति की बात करें तो प्रोजेक्ट लागत में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के हिस्से की प्रतिपूर्ति सफल उपलब्धि पर 5 किस्तों में की जाती है। वहीं अग्रिम की बात करें तो प्रोजेक्ट फंडिंग चरणों में होती है, जिसमें अधिकतम 5 मील के पत्थर होते हैं, जिससे विकास एजेंसियों को संपार्श्विक के रूप में बैंक गारंटी प्रदान करके अग्रिम फंडिंग प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। आपको बता दें कि TDF योजना रक्षा मंत्रालय के तहत संचालित होती है। इसे मेक इन इंडिया पहल के हिस्से के रूप में DRDO द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। ये योजना स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकियों को डिजाइन और विकसित करने में सार्वजनिक निजी उद्योगों, विशेष रूप से MSME और स्टार्टअप का समर्थन करती है, इसलिए विकल्प सही है। चलिए अगला सवाल।
विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। और दूसरा कथन, इसी दिन वर्ष 1947 में भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है या सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। आज देश भर में भारत ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। आपको बता दें कि ये दिवस हर साल 14 अगस्त को मनाया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। ये इतिहास में उस महत्वपूर्ण दिन को याद करता है जब 1947 में भारत को भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। इस घटना के कारण लाखों लोगों का विस्थापन हुआ और उनके जीवन की हानि हुई। ये विभाजन की भयावहता को दर्शाता है और उन लोगों को श्रद्धांजलि देता है जिन्होंने विभाजन के दौरान दुखद रूप से अपनी जान गंवाई। इस प्रकार विकल्प सी सही है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लाइफोसेट शब्द किससे संबंधित है? कीटनाशक विनियमन, मृदा अपरदन की रोकथाम, नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी, या फिर समुद्री जैव विविधता संरक्षण। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटनाशक विनियमन। हाल ही में पंजाब के जिला कृषि विभाग ने कीटनाशक विक्रेताओं को ग्लाइफोसेट की बिक्री और भंडारण के खिलाफ चेतावनी दी है। आपको बता दें कि ग्लाइफोसेट एक रासायनिक यौगिक है जिसका उपयोग अवांछित पौधों और खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। ग्लाइफोसेट के संपर्क को कैंसर के बढ़ते खतरे से जोड़ा गया है, जिससे मानव स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव को लेकर चिंताएं सामने आई हैं। पंजाब सरकार ने स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण 2018 में ग्लाइफोसेट के सभी फॉर्मुलेशन की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाजार में वैकल्पिक शाकनाशी उपलब्ध हैं, जैसे कि सिरका, वनस्पति तेल, डिक्वॉट, पैलार्गोनिक एसिड और ग्लूफोसिनेट, जो किसानों को खरपतवार और कीटों के प्रबंधन के लिए सुरक्षित विकल्प प्रदान करते हैं, इसलिए विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल। राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, यह अपराध और आपराधिक संबंधी उंगलियों के निशान का एक अखिल भारतीय खोज योग्य डेटाबेस है। दूसरा कथन, इसका प्रबंधन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा किया जाता है। और तीसरा कथन, इसका मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटा एकत्र करना है। आपको बताना है कि इनमें से कितने कथन सही हैं। केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या फिर कोई भी नहीं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, सभी तीन। हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की राष्ट्रीय स्वचालित फिंगरप्रिंट पहचान प्रणाली यानी NAFIS ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सरकारी प्रक्रिया पुनर्रचना में उत्कृष्टता के तहत गोल्ड अवार्ड जीता है। आपको बता दें कि NAFIS अपराध और आपराधिक संबंधित फिंगरप्रिंट का एक अखिल भारतीय खोज योग्य डेटाबेस है। इसे सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय एजेंसियों के उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, इसलिए कथन एक सही है। इसका प्रबंधन नई दिल्ली स्थित केंद्रीय फिंगरप्रिंट ब्यूरो में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB द्वारा किया जाता है, इसलिए कथन 2 सही है। वेब आधारित इस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट डेटा एकत्र करना है, इसलिए कथन 3 भी सही है। ये प्रत्येक अपराधी को एक अद्वितीय 10 अंकीय राष्ट्रीय फिंगरप्रिंट नंबर यानी NFN प्रदान करता है, जिसका उपयोग अपराधी के जीवन भर किया जाएगा। इस प्रकार तीनों कथन सही है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेटाजीनोमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, इसमें तेजी से रोगजनक की पहचान के लिए रोगी के नमूनों में निष्पक्ष जीनोम अनुक्रमण तकनीकों को लागू करना शामिल है। और दूसरा कथन, ये संक्रामक एजेंट के पूर्व ज्ञान के साथ रोगजनकों की पहचान करने में सक्षम बनाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही है? सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, केवल एक। हाल ही में मेटाजीनोमिक्स तकनीक चर्चा में रही। आपको बता दें कि मेटाजीनोमिक्स एक अभिनव दृष्टिकोण है जिसमें तेजी से रोगजनक की पहचान के लिए रोगों के नमूनों पर निष्पक्ष जीनोम अनुक्रमण तकनीकों को लागू किया जाता है, इसलिए कथन एक सही है। परंपरागत रूप से रोगजनक की पहचान के लिए सूक्ष्म जीव विज्ञानी तरीकों का उपयोग किया जाता था, लेकिन मेटाजीनोमिक्स सीधे नमूनों को जीनोम अनुक्रमण और विश्लेषण के अधीन करता है। ये एक नया दृष्टिकोण है जो न केवल तीव्र बल्कि संक्रामक एजेंट के पूर्व ज्ञान के बिना सीधे रोगी के नमूनों पर भी लागू किया जा सकता है, इसलिए कथन 2 सही नहीं है। इस दृष्टिकोण का उपयोग प्रमुखता से कोविड-19 महामारी के दौरान किया गया, जिससे वैज्ञानिकों को SARS-CoV-2 और कोविड-19 के प्रेरक एजेंट के रूप में तुरंत पहचानने में मदद मिली। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या गतिशीलता से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। और दूसरा कथन, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से कथन सही है? सही है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, एक और दो दोनों। हाल ही में राजस्थान में लैंगिक संवेदनशीलता के लिए संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA की एक परियोजना को पितृसत्ता को बढ़ावा देने वाले रीति रिवाजों के उन्मूलन के लिए काम करने वाले विशेषज्ञों से समर्थन मिला है।
आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNFPA एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो वास्तव में प्रजनन स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करती है, इसलिए कथन एक सही है। इसका कार्य महिला, पुरुष और बच्चों के अधिकार, स्वास्थ्य और समान अवसर के साथ आनंदमय जीवन को बढ़ावा देना है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित है, इसलिए कथन 2 सही है। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। चलिए अब नोट कर लीजिए आज का अभ्यास प्रश्न। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? ऑप्शन है ए कैबिनेट मिशन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी साइमन कमीशन या फिर डी वेवेल योजना। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में इस क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।